हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारी यूनिट चल रही है, जिसमें हम बात करेंगे आज पाउली का रूल क्या है, पाउली एक्सक्लूजन रूल या पाउली का अपवर्जन नियम, और हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल या हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पाउली का अपवर्जन नियम को बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन लॉ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। पाउली एक्सक्लूजन लॉ, पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन लॉ। आपको पूछा जाता है कभी कभार 2 नंबर में, 1 नंबर में। ठीक, पाउली ये कहता है, जब अपन बोलते थे मैंने बताया था कि एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं, तो ये उसको एक्सप्लेन करता है, ये उसका रीजन बताता है कि किसी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता है, समान नहीं हो सकता है। प्रथम तीन कौन कौन सी? पहली कौन सी थी? मुक्त क्वांटम संख्या। दूसरी कौन सी थी? द्विगुणित क्वांटम संख्या। तीसरी कौन सी थी? चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसको हमने दिखाया था m से। तो समान हो सकती हैं, तो समान हो सकती हैं, लेकिन चक्रण क्वांटम संख्या का मान जिसको हमने कैसे दिखाया था? ऐसे का मान समान नहीं होता है, नहीं होता है। तभी तो हम बनाते हैं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एक का स्पिन अलग और एक का स्पिन अलग। ठीक है, नहीं होता है। अर्थात एक कक्षक में अधिकतम, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है पाउली कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो एक कक्षा में उपस्थित है, उनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। प्रथम 3 का समान हो सकता है, लेकिन एक का तो अलग होगा ही। यही कारण है कि किसी भी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे मेरी बात देखो, मैं क्यों बोल रहा हूं 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे मेरे पास होता 1s2, ठीक है, 1s2 होता मेरे पास, है ना। तो मैं बताता 1s2 का मतलब, इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये s ऑर्बिटल में, और s में कितना ऑर्बिटल होता है? 1। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये और ये। ठीक है, ये। या मेरे पास होता 1s1, तो कितना इलेक्ट्रॉन होता? 1। मैं बोलता इसके लिए n की वैल्यू क्या है? 1s में जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो n का मान जो आगे लगा रहता है दिस, कितना है n का मान दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए? 1 आगे लग रहा है। अगर मैं l का मान देखूं
एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है 0, क्योंकि एस में पास दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों के लिए एल की वैल्यू 0। अगर मैं एम की वैल्यू देखूं तो अगर एल 0 है तो एम भी क्या होता है 0। मुझे पता है कि एल क्या होता है, एम क्या होता है -L से +L तक, ठीक है। क्वांटम संख्याओं को जाके लेक्चर देखें, क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर अजय अकेडमी आप डाल के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एम भी कैसा होगा 0। लेकिन अगर मैं बात करता एस की अगर मैं बात करता तो एस की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होती है +12, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होती है -12। जैसे एक इलेक्ट्रॉन होता, इसको मैं कर देता हूं 1 और यहां कर देता हूं मैं 2। एक होता तो एक के लिए मैं मान लेता +12 या एक -12, ठीक है। अब इसमें मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन भरता, ठीक है, दूसरा तो एन की वैल्यू तो एक ही रहती, दूसरा इलेक्ट्रॉन एस में ही आया है, एल की वैल्यू क्या रहती 0, एम की वैल्यू भी क्या रहती 0। लेकिन एक का अगर चक्कर +12 है तो दूसरे का क्या हो जाता -12, ठीक है। कैसा हो जाता -12 हो जाता, ठीक है। जैसे अगर 2 आ गए तो एक का +12 और एक का क्या -12 हो जाता। इट मींस अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए कक्षक में 2। लेकिन अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करता इस कक्षक में, इस ऑर्बिटल में, अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करता मैं, तो देखो क्या होता कि या तो उसको मैं क्लॉकवाइज रखता, जैसे ये 2 थे, या मैं एंटी क्लॉकवाइज रखता। तो एन का मान समझ, अभी तो मैं बोल रहा था देखो 3 का मान समान हो सकता है लेकिन स्पिन अलग अलग होगा, ठीक है। कि भैया एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो इसका मतलब एक क्वांटम संख्या क्या हो गई अलग अलग। इसका मतलब 4 क्वांटम संख्या समान नहीं, प्रथम 3 समान हो सकती है लेकिन एक तो अलग होगी। लेकिन अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन अब ऐड कर देता, वैसे मैंने बताया कि अपन बता नहीं सकते एक इलेक्ट्रॉन के लिए +12 एक -12, लेकिन 2 आ गए तो ये पक्का कि एक के लिए +12 और दूसरे के लिए -12 होगी 1/2। अब अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता तो या तो क्लॉकवाइज रखता हूं उस कक्षक में एंटी क्लॉक, तो जैसे एक के लिए वैल्यू क्या आती +12 एस की, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आती -12। आप जब तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते एक और, तो ऐसे ही लिखते हैं आप इसको, तो इसकी वैल्यू यहां तो कैसी आती +12 आती है, कैसी आती -12 आती। तो जो इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया उसके लिए और उसमें जो पहले से एक इलेक्ट्रॉन, दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन, उनके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कैसा हो जाता समान, कि +12 और जो ऐड करता उसका तो +12 लगता है, -12 अगर -12 रखता है तो -12 के बराबर हो जाता, और +12 रखता तो +12 के बराबर। इसका मतलब चारों क्वांटम संख्याओं का मान कैसा हो जाता अगर हम तीसरा इलेक्ट्रॉन करता तो। 3 तो पहले ही समान है कि n जैसे 1s1 है, 1s2 और 1s3 करता मैं, कि भैया एक कक्षक में तीसरा इलेक्ट्रॉन मैं जोड़ दूं, तो संभव है कि ऐसा नहीं, क्योंकि वहां पर s का मान भी जैसे एक के लिए 2 है जब, तो एक तो +12 एक -12, लेकिन आप जब तीसरा ऐड करते तो या तो वो क्लॉकवाइज होता तो +12 या वो एंटी क्लॉकवाइज होता तो -12। इसका मतलब या तो उसकी वैल्यू +12 होती जुड़ने वाले की, या -12 होती, तो उसका मतलब उसका मान भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कैसा हो जाता समान, n समान, l समान, m समान, और एक के लिए जैसे +12 होता उसके लिए जुड़ने वाले के लिए, तो वैल्यू उसकी भी जैसे पहले से इलेक्ट्रॉन एक था उसके लिए भी +12 और जो जोड़ा उसके लिए भी कैसी हो गई +12। तो चारों क्वांटम संख्या कैसी हो गई समान हो गई। जबकि पाउली क्या कहता है कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, प्रथम 3 का हो सकता है लेकिन चौथे का तो अलग होगा ही होगा, ठीक है। आप समझे मेरी बात को। अर्थात पाउली के अनुसार किसी एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 2, क्योंकि चारों क्वांटम संख्याएं या चारों क्वांटम नंबरों का मान समान नहीं हो सकता है, प्रथम 3 का लेकिन चौथी का तो अलग होगा ही। इसीलिए एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक के लिए +12 वैल्यू, दूसरे के लिए -12। अगर आप तीसरा ऐड करेंगे तो या तो +12 आएगा तो इसका मतलब वैल्यू समान हो जाएगी एस की। 3 तो n l n तो समान ही है कि जैसे 1s1 है या कुछ भी है तो समान है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, तो आप एक को तो मिटा देंगे और एक को लिखेंगे 1s2 वाले को, ठीक है। n की वैल्यू लिख देंगे इसके लिए लिख देंगे ये l है, ये m है और ये s है। तो एक के लिए +12 और एक के लिए क्या हो जाएगी माइनस, ये +12 हो गई और ये -12 हो गई। जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो वैल्यू यहाँ +12 आएगी, यहाँ कैसी आएगी -12 आएगी। तो +12 या -12 आएगी वैल्यू, तो जैसे माना +12 आई तो चारों क्वांटम संख्या उन 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कैसी हो जाएंगी समान। इसीलिए 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसी भी परमाणु कक्षक में, चाहे s हो चाहे p हो, 2 से अधिक नहीं आ सकते, क्योंकि उस स्थिति में चारों क्वांटम संख्याएं कैसी हो जाएंगी समान हो जाएंगी, ठीक है। इसको लिखो, फिर अपन बात करते हैं हुंड रूल पे, हुंड का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल। लिखो इसको, और अच्छे समझाने के लिए आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने तरीके से बना दिया कि 1s2 है तो एक इलेक्ट्रॉन को मैंने इलेक्ट्रॉन ए नाम दे दिया, एक को बी, तो इसके लिए n का मान 1, l का मान 0, m का मान 0। जैसे एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्लॉकवाइज तो +12, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो एक के लिए n का मान तो सेम, l का मान भी वही रहेगा क्योंकि s में है, तो l का मान तो s के लिए 0 और m का मान भी कैसा 0, चुंबक की क्वांटम संख्या क्योंकि s में ही है, ठीक है। लेकिन s का मान कैसा होगा -1 के लिए +12, एक के लिए -12। अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन अब ऐड करते हैं इसमें, तो
1s3 होता जैसे अपन करते हैं वैसे कर नहीं सकते, बस 2 ही बढ़ सकते हैं। तो n का मान 1 रहता, l का मान 0 रहता, m का मान 0 रहता, और अगर आप ऐड करते, अगर वो क्लॉकवाइज ऐड होता तो प्लस हाफ हो जाता कि नहीं हो जाता? हो जाता। तो चारों क्वांटम संख्या कैसे आ जाती समान, या माइनस हाफ हो जाता, तो ये भी माइनस हाफ और वो जोड़ा उसके लिए माइनस हाफ भी, और ये तीनों पहले ही समान थी, तो चारों क्वांटम संख्याएं कैसी हो गई? समान, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा होता क्यों है? जैसे अगर मैं बताऊं कि पाउली ऐसा क्यों कहता है कि अगला इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि जब आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तीसरा इलेक्ट्रॉन आपने जब थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो मुझे बताओ कि 2 इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन है, यहां चक्रण है, कैसा हो जाएगा? समान हो जाएगा ना, हो जाएगा, 2 का समान हो जाएगा। तीसरा करेंगे तो एक, जो कि 1 का प्लस हाफ, 1 का माइनस हाफ, फिर प्लस हाफ, तभी तो, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, तो 2 का चक्रण कैसा हो जाएगा? समान। और अगर चक्रण समान हो गया तो उनमें आपस में रिपल्सन कैसा हो जाएगा? प्रतिकर्षण कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। एक ही दिशा में चक्रण करेंगे तो आपस में प्रतियोगिता करेंगे तो रिपल्सन या प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर प्रतिकर्षण कभी भी किसी का बढ़ जाता है तो उसके स्थायित्व में क्या आ जाती है? उसके स्थायित्व में भैया कमी आ जाती है। ठीक है, ठीक है, स्थायित्व में कमी आ जाती है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाउली जो कह रहा है वो ऐसा नहीं गलत कह रहा है, पाउली एकदम सही कह रहा है। पाउली इसीलिए बोल रहा है कि भाई अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया तो उसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या, उसका स्पिन कैसा हो जाएगा? समान। तीनों तो पहले ही समान है क्वांटम संख्या, लेकिन एक अलग होगी, तो वो इसीलिए बोला अगला जब आप ऐड करेंगे तो ये भी समान होगी। समान होने का मतलब क्या है? उसका चक्रण क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन के समान, तो चक्रण समान हो जाएगा दोनों का, तो रिपल्सन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रतिकर्षण, अगर प्रतिकर्षण बढ़ जाता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। इसीलिए एक कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। अब अपन बात करते हैं हुंडी का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, हुंडी की अधिकतम बहुलकता का नियम। देख, हुंडी की अधिकतम बहुलकता का नियम, हुंड रूल, पूरा नाम इसका होता है हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल का नियम। मैं एक एक लाइन का मतलब बताऊंगा यहां। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, ये क्या कहता है? हुंड ये कहता है कि बेकक्षक जो समान ऊर्जा स्तर के होते हैं या समान ऊर्जा के होते हैं, समान ऊर्जा के, उनको बोला जाता है समभ्रंश कक्षक। जो समान ऊर्जा के होते हैं, जिनका एनर्जी लेवल समान होता है, उनको समभ्रंश, इंग्लिश में बोला डीजनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, तो बेकक्षक जो समान ऊर्जा के होते हैं उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब पहले एक में एक, फिर दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। उसके पश्चात युग्मन किया जाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसके पश्चात युग्मन किया जाता है, और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? हुंड का नियम। हुंड क्या कहता है कि भाई जो कक्षक समान ऊर्जा के हैं उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? युग्मन करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करता कि एग्जांपल लेता यहां पे, जैसे मेरे पास एग्जांपल होता 2p4, ठीक है, ऐसे लिख रहा होता। अब मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन भरने होते, ठीक है, तो मैं क्या करता?
मुझे पता है कि p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, तो तुम 3 बनाते हैं ऐसे, 1 2 3 ऐसे। इसका मतलब 3 ऑर्बिटल है वो तो सेम ही तो है, वो सेम, बिल्कुल सेम। ऐसा नहीं बता सकता कि ये अलग ऊर्जा का अलग ऊर्जा का मतलब जो सेम है। जैसे p में 3 है, 2p के हैं तीनों, तो वो सेम होंगे। जैसे 3d की में d में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल, तो 5 कैसे होंगे, समान होंगे। तो वो क्या कहलाते हैं, आपस में समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं, या समान ऊर्जा के। तो वो क्या कह रहा है हुंड, पहले उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, पहले उनमें कैसा करो, एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक भरो, एक, फिर एक और एक, और उसके बाद क्या कराओ, युग्मन कराओ। तो युग्मन किसी में भी करा दो तो अपन इसमें करा देंगे, तो उसका चक्रण कैसा होगा, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो चक्रण कैसा होगा, विपरीत। ये तरीका है। आप ऐसे नहीं भर सकते कि हुंड ये बोले कि आपने क्या किया भाई, कि पाउली की बात हमने पढ़ ली, p में 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, तो 2 तो भर दिए इसमें, क्योंकि एक कक्षक में 2 आ सकते हैं, और 1 भर दिया इसमें। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, ठीक है, क्योंकि ये हुंड का नियम भी है। पाउली का तो ठीक है, पाउली का हो गया कि एक कक्षक में 2 आ सकते हैं, लेकिन हुंड ये कहता है कि जिनकी ऊर्जा स्तर समान है, जैसे तीनों ऑर्बिटल 2p के है ना, p में 3 होते हैं, तो आप इसको इस तरीके से भरेंगे, ना कि आप ऐसे भरेंगे, ठीक है। ये तरीका गलत है, ये तरीका एकदम सही है। ये कौन कहता है, हुंड कहता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और हम लोग बताते, जैसे मेरे पास होता, जैसे मेरे पास 3d6, ठीक है, 3d6 का मतलब d में कितना ऑर्बिटल होते हैं, 5, और 5 किसके हैं, अरे किसके हैं भाई, 3d के, तो इसका मतलब 3 है सबके लिए मान, तो 5 बनाओगे आप ऐसे, 1 2 3 4। कैसे भरोगे, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 3d के ही हैं तो समान ऊर्जा के हैं, 2 3 4 5। उसके बाद क्या कराओगे, युग्मन, ना कि आप इसको ऐसे भरोगे 1 2 3 4 कि भैया 2 इसमें भर दिए, 2 इसमें भर दिए और 1 इसमें भर दिया। ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये तरीका सही है, ठीक है। हुंड क्या कहता है कि भाई पहले जिनकी ऊर्जा समान है, जो कक्षक समान प्रकार के हैं, उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, और उसके बाद क्या कराते हैं, युग्मन कराते हैं। एक वर्ड लग रहा है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अधिकतम बहुलकता। इस बहुलकता का मतलब क्या है, इसको क्यों बोला, ये कह रहा है कि जिनके लिए बहुलकता ज्यादा आती है वो इलेक्ट्रॉन की विन्यास। बहुलकता का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड का मतलब जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बटे 2। इसको बोलता है अधिकतम बहुलकता प्राप्त होनी चाहिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुलकता निकालने का क्या तरीका है, मैं आगे का बता रहा हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो अगर मैं इसको ऐसे भरता, जैसे p में देखता मैं p4 में, एक तो ये तरीका, एक तरीका, अगर इस तरीके इसकी मैं बहुलकता निकालता तो कितनी आती, 2 बटे 2, कितनी आती 1, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, जो एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको अयुग्मित बोलते हैं, अनपेयर्ड बोलते हैं। तो इसके लिए कितनी आती, 2 बटे 2। अगर मैं इसके लिए निकालता तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, अयुग्मित का मतलब एक कक्षक में इसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित होता है, तो 1। तो इसके लिए क्या आती, बहुलकता का मान 1 बटे 2, जो कितना आता है 0.5। तो किसके लिए ज्यादा मान आया, इसके लिए जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इसीलिए ये वर्ड लगाया जाता है अधिकतम बहुलकता का नियम, ठीक है। बहुलकता का मतलब क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बटे 2, ठीक है, बहुलकता बोलते हैं इसको। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बटे 2 को क्या बोलते हैं, बहुलकता। ये हुंड वही बोल रहा है कि जिसके लिए बहुलकता अधिकतम आती है, तो अधिकतम किसके लिए आएगी, जब एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब ही क्या है कि एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक एक होंगे उनके लिए ज्यादा बहुलकता आएगी। तो वही तो हुंड कह रहा है कि पहले एक एक भरो, उसके बाद क्या कराओ, युग्मन। जैसे मैं बोलता है तो D5 के लिए बहुलकता निकालता तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 बटे 2, ठीक है, जो भी वैल्यू आती। इसमें कितना है, एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो क्या वैल्यू आती, 1 बटे 2। तो कौन सी वैल्यू ज्यादा होती, 5 बटे 2 या 1 बटे 2, 5 बटे 2। तो कौन सा तरीका सही है कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, उसके बाद क्या कराओ, युग्मन कराओ। ये हुंड कहता है, तभी ये वर्ड लगा रहता है अधिकतम बहुलकता। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि अधिकतम बहुलकता का मतलब क्या है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बटे 2, जिनके लिए ये वैल्यू ज्यादा आएगी। तो ये वैल्यू उन्हीं के लिए ज्यादा आएगी जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहले, उसके बाद फिर आप क्या कराएंगे, पेयरिंग, ठीक है। जैसे P4 है, P1 होता तो फिर तो एक ही भरते कि नहीं भरते, ऐसे ही भरते थे। P2 होता तो आप ऐसे भरते, P3 होता तो आप ऐसे भरते एक एक, और अगर P4 है तो फिर तो युग्मन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया 3 से ज्यादा ऑर्बिटल है नहीं, 3 ही है, तो एक एक आ गया, उसके बाद आप क्या करा देते हैं, युग्मन करा देते हैं, ठीक है। इसको लिखो, फिर मैं बताता हूं, और आगे इसमें 1-2 क्वेश्चन बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बढ़िया से। इसको आपको एग्जाम में आपको इस तरीके से ऐड करना है, लिखो इसको। जैसे मैं आपको एक बात बताता, प्रतियोगी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन आता है कि हुंड का नियम सबसे पहले किस तत्व पे या किस परमाणु पे लागू होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, किस पे लागू होता है। तो अपन देखते हैं, आपने लिख लिया, एग्जाम में आपको यही इतना ही लिखना है, ठीक है। ये समझ में आई, बहुलकता का मतलब क्या होता है, आपसे कोई पूछे तो बहुलकता का मतलब क्या है
कि अनपढ़ इलेक्ट्रॉन बटे 2। अरे वैसे भी समझो क्यों ये क्यों बोल रहा है ऐसा, अगर जैसे P3 होता तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास समान ऊर्जा के 3 कक्षक हैं, मेरे पास 3 बेटे हैं, ठीक है, जैसे P3 होता और 3 बेटे, मेरे पास 3 कमरे हैं, तो पहले अपन क्या करते कि तीनों बेटों को एक एक कमरा दे देते। इससे क्या वो दूर दूर रहते तो लड़ाई दंगा भी कम होता, तो रिपल्सन कम होता, तो स्टेबिलिटी कैसी होती, ज्यादा। अब बात अलग है कि भैया मेरे पास 3 कमरे हैं और 4 बेटे हैं, जैसे P4 है, तो पहले तो मैं क्या करूंगा कि सबको एक एक कमरे में रखूंगा, फिर एक को किसी के साथ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कमरे कितने हैं भाई, 3 ही हैं। तो पहले जितने कमरे हैं खाली उनमें पहले एक एक रख दो, अगर वो समान प्रकार के तो किसी को दिक्कत भी नहीं होगी। इससे क्यों होता है कि हुंडे ऐसा क्यों बोलता है, जब एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो प्रतिकर्षण क्या होता है, रिपल्सन क्या होता है, बढ़ता है, तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम। तो पहले ये कोशिश करो कि भाई अगर आपके पास 3 कमरे हैं और 3 बेटे हैं तो सबको एक एक कमरा दो। उसके बाद अगर जरूरत पड़ रही है भाई 3 ही कमरे हैं और 4 बेटे हो गए तो फिर युग्मन कराओ। अगर 3 कमरे हैं और 3 बेटे हैं तो सबको पहले एक एक कमरा दो, अलग अलग में रखोगे तो रिपल्सन कैसा होगा, कम, लड़ाई कम होगी, तो स्टेबिलिटी घर की स्थायित्व तो कैसा रहेगा, घर में सुख शांति रहेगी। ठीक है, तो वही क्या कह रहा है, हुंड कह रहा है। ठीक है कि भैया पहले अगर आपके पास समान ऊर्जा के कमरे या कक्षा के तो उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो और उसके बाद क्या करो, पेयरिंग कराओ, ठीक है, युग्मन कराओ। अब एक क्वेश्चन आता है कि हुंड का रूल सर्वप्रथम किस एटम पे लागू होता है। ठीक है, तो मैं बताता हूं, आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। हुंड का नियम सर्वप्रथम किस एटम पे लागू होता है, जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 H का, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन लिखते 1s1 ऐसे लिखते। ठीक है, पहला शर्मा बताया था ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, अभी और आगे बात करेंगे। तो एक कक्षक है S का, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अपन बात करते हैं हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका होता है 1s2, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते, एक ऐसा और इसका चक्रण कैसा, विपरीत। क्या ये हुंड का नियम है, नहीं है भाई, एक कक्षा का तो दूसरा उसी में भरेंगे। अब एक ही कमरा है, 2 बेटे हैं, तो मुझे दोनों को एक कमरे में रखना ही पड़ेगा, तो उसमें जरूरत ही नहीं पड़ रही कि अलग अलग अगर समान ऊर्जा के हैं। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन और यहां से बना कि हुंड का नियम s ऑर्बिटल पे लागू नहीं होता है, क्योंकि s ऑर्बिटल में कितना कक्षक होता है, 1। इसका मतलब s के पास एक ही कमरा है, और अगर चाहे 2 बेटे हो चाहे 1 बेटा हो, आपको एक ही कमरे में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो समान ऊर्जा के कक्षक ही नहीं है, क्योंकि एक ही है। समान ऊर्जा के तो तब बोलेंगे कम से कम 2 हो, तभी तो बोलेंगे दोनों सेम एनर्जी के कमरे हैं, और एक ही कमरा है तो उसमें तो आपको 2 बेटे हैं तो आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हुंड का जो रूल है वो s ऑर्बिटल पे लागू नहीं होता है। एक ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं बात करता लिथियम की, इसके बाद लिथियम आता है Li एटॉमिक नंबर 3, क्या शर्मा ऐसे लिखते थे, 1s और 2s, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन, इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 बने ना Li3, तो 1s2 2s1। कैसे लिखते हैं आप, 1 s बना देते और 1 s बना देते। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1s2 में 2 और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गया, 1। क्या ये हुंड का नियम है, नहीं भैया, अगला 2s है तो वो उसमें भी 1 ही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो उसी में भरेंगे, दूसरा आएगा तो उसमें भरेंगे, क्योंकि s में 1 ऑर्बिटल होता है। अब बात करते हैं अपन बेरिलियम की, 4, क्या 1s2 2s2, 4 बने ना, तो s में 2 ही आते हैं, अगले इसमें 1 है तो अगला जो आएगा वो s में भरेंगे, क्योंकि इसमें 1 है तो 2 हो जाएंगे। तो आप कैसे लिखते हैं इसको, अगर आप ऑर्बिटल खोल के लिखते तो आप ऐसे तो लिखते, क्या 1s2 तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2s2 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं बात करता बोरॉन की, दिख नहीं रहा क्या आपको, अब मैं बोरॉन की बात करता। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, शर्मा प्रसाद ऐसे लिखता। पहला जो ऐसा था उसके आगे 1, अगला ऐसा था उसके लिए 2, और p को कितने से चालू करते हैं, 2p से। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, क्योंकि s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगले s में भी 2, और कितने हो गए 4, और p में कितना भर देंगे अपन फिर 1। ठीक, क्योंकि s में 2 ही आ सकते हैं तो 4 तो भर जाएंगे 2 एसओ में, चाहे वो कोई सा एसओ 1 एसओ 2 एसओ, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, क्योंकि s के पास एक कक्षक होता है और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। किस नियम से, पाउली का नियम। लेकिन हुंड का रूल लागू नहीं होता है s ऑर्बिटल पे। तो एक 1s, ये 2s, और ये क्या 2p, ये तो 1s है, ये 2s है, और ये कौन सा है, 2p है। p में कितने कक्षक होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको ऐसे ही भर देंगे, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक। 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है तो ऐसे भर देंगे। p में कितना है, 1, तो 1 भर देंगे। अब इसको चाहे यहाँ भरो चाहे यहाँ भरो चाहे यहाँ भरो, समान प्रकार के हैं। तो क्या इसमें हुंड का नियम लगा, क्योंकि s पे तो लगता ही नहीं है, इसमें तो एक ऑर्बिटल है, एक कक्षक है, तो एक कक्षक तो समान ऊर्जा का कैसे होगा, वो तो एक ही है, तो उसमें तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 भरने ही पड़ेंगे। तो s ऑर्बिटल पे हुंड का रूल लागू नहीं होता। लेकिन p आया है यहाँ पे, तो इस p को चाहे आप यहाँ भरो चाहे यहाँ भरो चाहे यहाँ भरो, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसमें भी हुंड का रूल नहीं लगा। लेकिन अगर मैं कार्बन लिखता तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, क्या 1s2 2s2
2p2, 2 2 4 और 2 6, इसमें 2 भरे क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें, अगला है इसमें भी 2 आएंगे। अब 4 हो गए, 2 बचे हैं तो p में कितने भर देंगे? 2। इसमें बना हुआ ऑर्बिटल्स को, तो 1s 2s और क्या 2p। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, s में 1, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2s में कितने जाएंगे? 2p में। तो 1s में कितने हैं? 2, तो एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक। 2s में भी कितने हैं? 2, तो एक क्लॉक एंटी क्लॉक। p में अब कितने हैं? 2। तो आपके पास अब 2 कंडीशन बन गई। क्या कंडीशन बन गई? कि एक तो आप क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन को यहां भरो और अगले इलेक्ट्रॉन को यहां भरो, या आप इसको ऐसे भी तो कर सकते थे अगर आपको हुंड का रूल नहीं पता होता कि जिन कक्षकों की एनर्जी समान है, जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, उनमें इलेक्ट्रॉन एक एक भरते हैं। अगर नहीं पता होता तो आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को जो 2p2 उसको ऐसे भर दें। लेकिन मैंने क्या बोला, हुंड क्या बोलता है कि जो कक्षक सेम प्रकार के हैं, p है भैया 2p, तो p में जो 3 कक्षक हैं वो सेम प्रकार के हैं, इसका मतलब उनको अपन बोलते हैं सेम एनर्जी के, अपन क्या बोलते हैं? समभ्रंश कक्षक। उनमें इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? मल्टीप्लिसिटी, उनकी बहुलकता कैसी आती है? ज्यादा, और अलग अलग कक्षकों में होंगे, अलग अलग कमरे में। अब मेरे पास वही है ना, मेरे पास 2 बेटे हैं, वो मेरे पास 3 कमरे हैं, तो मैं क्या एक ही कमरे में दोनों बेटों को रखूंगा? ये चाहूंगा कि दोनों अलग अलग में रहें, तो लड़ाई बड़ाई कम हो, तो रिपल्सन कम हो, तो स्टेबिलिटी कैसी हो? ज्यादा। ठीक है। एस पे क्यों नहीं लगता? क्योंकि एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो चाहे 2 हो चाहे 1 हो। पाउली कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो मैं 2 ही बोल रहा हूं, 2 से ज्यादा नहीं बोल रहा। तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन है चाहे 1 इलेक्ट्रॉन, आपको किसमें भरना पड़ेगा? किसमें भरना पड़ेगा? उसी में भरना पड़ेगा, क्योंकि एस के पास एक ही ऑर्बिटल, इसीलिए हुंड का रूल एस ऑर्बिटल पे लागू नहीं होता है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन पी कि भैया बोरॉन तक क्यों लागू नहीं हुआ? क्योंकि एस पे तो लागू होता ही नहीं है, एस में तो एक ही कक्षा का, तो 2 भरेंगे 2 भरेंगे। बोरॉन में एक इलेक्ट्रॉन आया पी में, तो उसको तो कहीं भी भर दो। अरे मेरे पास 3 कमरे और एक बेटा है, तो किसी भी कमरे में रख दो, तो एक ही कंडीशन बनी, लड़ाई की दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब मेरे पास 2p2 है, तो मेरे पास 3 कमरे हैं और 2 बेटे हैं, तो मैं क्या चाहूंगा? उनको एक ही कमरे में रखूं कि अलग अलग में रखूं? अलग अलग में रखूं। ठीक है, जिससे रिपल्सन कैसा हो? कम। हुंड भी वही कह रहा है कि जब आपके पास भैया कक्षक अवेलेबल है, तो आप पहले इलेक्ट्रॉनों को एक एक भरो और उसके बाद क्या कराओ? पेयरिंग कराओ। तो ये तरीका कतई गलत है, ये तरीका बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले हुंड रूल की रिक्वायरमेंट किस एटम पे पड़ी? कार्बन एटम पे पड़ी। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ये प्रतियोगी परीक्षाएं जब आप आगे चल के देंगे टीचर्स के लिए या कोई भी और एंट्रेंस एग्जाम देंगे आप एमएससी वगैरह के लिए, तो वहां ये पूछा जाता है कि हुंड का रूल सर्वप्रथम किस कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने या इलेक्ट्रॉन भरने के लिए लागू हुआ? तो कार्बन के लिए किस ऑर्बिटल पे लागू नहीं होता है? sp-d-f। तो किस उपकोष पे लागू नहीं होता है? s पे ये लागू नहीं होता है, क्योंकि s के पास एक ही ऑर्बिटल होती है, तो उसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने ही पड़ेंगे अगर आ रहे हैं। लेकिन p उनमें तो क्या है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, 3 आए हैं, तो आपके पास कंडीशन है, क्योंकि उसके पास एक से अधिक ऑर्बिटल है, तो सेम प्रकार के हैं, समभ्रंश जिसको हम बोल रहे हैं डीजनरेट। लेकिन s में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, इसीलिए s उपकोष पे लागू या s ऑर्बिटल पे लागू नहीं होता है, s सब सेल पे। और किस एटम पे सर्वप्रथम लागू होता है? तो वो एक क्वेश्चन आ गया कि भाई सबसे पहले कार्बन पे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसीलिए क्योंकि कार्बन पे क्यों? क्योंकि इसी में जाके 2p2 हुआ, तो 2 कंडीशन बन सकती थी। 2p1 तो कहीं भी भरो, तो बोरॉन तक आया नहीं। उससे पहले p आया ही नहीं, क्योंकि s पे तो लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि s में एक कक्षक है, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसको उसमें भरना ही पड़ेगा। जैसे हाइड्रोजन है, एक है तो एक भर देंगे। हीलियम है तो दोनों s में भर देंगे, क्योंकि एक ही कक्षक है। लिथियम है तो 1s2 2s1, तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन और s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब बेरिलियम में तो अगला इलेक्ट्रॉन भैया इसमें भरना पड़ेगा, अगला ना है s का, क्योंकि s के पास कितना ऑर्बिटल है? एक ही है। तो जब समभ्रंश कक्षक ही नहीं है तो हुंड रूल की बात ही नहीं होगी, क्योंकि समभ्रंश का मतलब समान ऊर्जा के कक्षक। अब s के पास तो एक ही ऑर्बिटल है, तो उसके बाद में हुंड रूल की बात होगी ही नहीं। सबसे पहले कहां बात होगी? p में। लेकिन p में बोरॉन में नहीं होगी, किसमें होगी? कार्बन में, क्योंकि बोरॉन में p में कितना इलेक्ट्रॉन गया? 1। तो 1 को आप कहीं पे भी भर सकते हैं। आपके पास एक बेटा है, 3 कमरे हैं, कहीं पे भी रख दो। लेकिन आपके पास अगर 2 बेटे हैं और 3 कमरे हैं, मींस वही 2p में 3 ऑर्बिटल, तो 2 कंडीशन बनती है। एक तो एक ही ऑर्बिटल में आप रखें या अलग अलग में आप रखें, तो आप क्या करेंगे? अलग अलग में रखेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अगर अपन दैनिक जीवन में भी देखें तो वही रिपल्सन को कम करने के लिए अलग अलग में भरते हैं, जिसको अपन ने बहुलकता बोला था, उसको कैसे निकालते हैं? अंड पर इलेक्ट्रॉन बटे 2, वो ज्यादा आती है, हुंड वही कहता है, तो उसको उसी तरीके से आप भरें। ठीक है, तो इसका सबसे पहले कहाँ लागू होता है हुंड रूल? कार्बन एटम पे। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। पाउली का रूल मैंने आपको समझाया इसमें, और हुंड का रूल आपको अच्छे से समझाया। ठीक है, तो देखते रहिए और अजय अकेडमी को सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।